हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हम जो केसेस देख रहे थे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में, कंपनी लॉ वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ केसेस हमारे पेंडिंग थे। जो अगला केस मैं ले रहा हूँ वो पेज नंबर 109 पे है। कंपनी लॉ में जो नया एक्ट है 2013, उसके बेसिस पे जो मेजर केस लॉज दे रखे हैं उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, 1956 वाले केसेस कोई काम नहीं आने वाले। ठीक है। अब देखते हैं पेज नंबर 109 जो आपका जून 2020 का मॉड्यूल है उसके हिसाब से। अगर आप उसमें नाम पढ़ेंगे तो पहुजा सीड्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा एनसीएलएटी, ये केस तब का है। और इसमें जो रेफरेंस के लिए सेक्शन है 441 और 451 की बात की है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल के पावर के बारे में बात हो रही है, लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है। काफ़ी डिटेल्ड केस है और बहुत सारे क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन एक ही केस में हमें मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है वो देखें। इन दीज अपील्स एज कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है कि कानून एग्जैक्टली क्या बोल रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। दे वर हर्ड टुगेदर एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस कॉमन जजमेंट द अपेलेंट्स कंपनीज अलॉन्ग विद इट्स ऑफिसर्स। तो यहाँ अपेलेंट्स में कंपनी और उसके ऑफिसर्स दोनों हैं। फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 441 ऑफ द एक्ट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का बेसिक मीनिंग आप पढ़ चुके हैं पहले भी, कि इम्प्रिजनमेंट के बदले फाइन पे करके आप फ्री हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट द करेक्टिव मेजर्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन। तो कंपनी और उसके ऑफिसर्स ने जॉइंट एप्लीकेशन किया और बोला कि हमारे ऑफेंसेस को कंपाउंड कर दिया जाए क्योंकि हमने ऑलरेडी करेक्टिव मेजर्स कर दिए हैं और जिसका जो नुकसान था वो सेटल कर दिया है। एंड विच हैव बीन डिसमिस्ड एंड डिस्पोज्ड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बाय द कॉमन ऑर्डर। द क्वेश्चन रिक्वायर फॉर द डिटर्मिनेशन इन दिस अपील आर। अब ये अपील जो इन्होंने किया है, एनसीएलटी इसको डिसमिस कर रही है, तो क्या इसको डिसमिस करना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पूछे गए और उसी के रीजंस और आंसर्स हम यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं सेक्शन 441 के रिगार्डिंग, जिसका क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए हमें। सबसे पहले बोला वेदर द कंपनीज एक्ट 2013 बार्स filing of a joint application for compounding of offense by a defaulting company along with its officer in default। पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या कंपनी लॉ में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी और उसके ऑफिसर्स साथ में जॉइंट एप्लीकेशन नहीं कर सकते कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए, जबकि ऑफेंस का चार्ज जो दोनों पे बराबर लगा हुआ है। तो अलाउड है या नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन यहाँ मांगा गया है। दूसरा, वेदर द कंपनीज एक्ट 2013 बार्स फाइलिंग ऑफ अ जॉइंट एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन डिफरेंट ईयर्स। अगर एक ही ऑफेंस बार बार किया गया है और अलग अलग साल में किया गया है तो क्या उसके लिए कॉमन एप्लीकेशन चलेगी या ईयर वाइज मुझे कंपाउंडिंग के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी एज एन ऑफिसर और एज अ कंपनी। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे क्वेश्चन है। तीसरा, वेदर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन if repeated within a period of 3 years results into a mandatory imprisonment for the defaulters, whether the same can be compounded or not। अब ये यहाँ पे बोला हुआ है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑफेंसेस की बात हो रही है विच आर पनिशेबल अंडर द एक्ट विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन। मतलब ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे या तो जेल भी जाना पड़ सकता है या फाइन भी लग सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। इफ रिपीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years it results into mandatory imprisonment for the defaulters एंड वेदर द सेम कैन बी कंपाउंडेड और नॉट। तो क्वेश्चन वही है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने इस नेचर का ऑफेंस दूसरी बार किया जिस ऑफेंस में या तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फाइन भी लग सकता है, तो इस सिचुएशन में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल है। वेदर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ ओनली फाइन इफ रिपीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years results into a mandatory imprisonment for the defaulters and whether the same cannot be compounded। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हमें यहाँ पे देखना है। whether the tribunal has the jurisdiction to compound offences where the fine prescribed for such offence does not exceed ₹5 lakh। तो ट्रिब्यूनल के पास कितने अमाउंट के बेसिस पे कंपाउंडिंग करने का ऑप्शन है, मतलब फाइन का क्या अमाउंट रहेगा जहां तक ट्रिब्यूनल के पास कंपाउंडिंग के पावर्स हैं, या एक अमाउंट से ऊपर जाने के बाद क्या ट्रिब्यूनल कंपाउंडिंग नहीं कर सकती। तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ अराइज हुए। डिसीजन ये आया कि भाई अपील जो है वो अलाउड होनी चाहिए। तो एनसीएलटी जो अपील को डिसमिस कर रही है वो डिसमिसल गलत है। रीजन क्या है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं, वही हमें जानना है। इतने क्वेश्चंस तो उन्होंने दे दिए,
बट उन क्वेश्चंस का आंसर क्या है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले रीजन में उन्होंने सेक्शन 441 की बात की है डायरेक्टली, जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करता है, उसका सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4 का रेफरेंस है, और बोला कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इट इज क्लियर दैट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द कंपनीज एक्ट whether committed by a company or any officer thereof with fine only, not imprisonment, with fine only, may either before or after the institution of any prosecution, मतलब कंपनी और उसके ऑफिसर के अगेंस्ट कोई केस चलना शुरू हो गया हो या बाकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैन बी कंपाउंडेड बाय द ट्रिब्यूनल, उनके पास राइट है, एंड वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, ये 5 लाख रुपए वाला पॉइंट आ गया, it can be compounded by the tribunal as also by the regional director or any officer authorized by the central government। तो यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है, वो 5 लाख रुपए का जो फाइन की हम बात कर रहे हैं, वो फाइन अगर 5 लाख रुपीज से ऊपर नहीं है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज है, तो उस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल के अलावा रीजनल डायरेक्टर भी कंपाउंडिंग का डिसीजन ले सकते हैं, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो तो वो भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। और अगर अमाउंट 5 लाख से ऊपर है फाइन का तो ट्रिब्यूनल के पावर्स को क्या रोका जा रहा है, ये क्वेश्चन था ऊपर के, क्या 5 लाख रुपए की लिमिट ट्रिब्यूनल पे भी एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो वो क्लैरिफिकेशन यहाँ से मिल रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, दैट रिस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द रीजनल डायरेक्टर एंड ऑन द ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रिब्यूनल पे 5 लाख रुपए की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब अगर किसी मैटर में फाइन 5 लाख से ज्यादा भी हो और ट्रिब्यूनल को कंपाउंडिंग करना हो ऐसे ऑफेंस का, तो दे कैन मूव फॉरवर्ड, वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। द अफोरसेड प्रोविजन मेक्स इट क्लियर दैट सेक्शन 441 only puts a restriction on the power of the regional director and the authorized officers of the central government, permitting them to compound the offences wherein the maximum amount of fine does not exceed 5 lakh rupees and is punishable with fine only। ये सारे रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, सिर्फ आरडी और सीजी के ऑफिसर्स के ऊपर। नो सच फेटर मतलब रिस्ट्रिक्शन हैज बीन पुट ऑन द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल विच इज द मेन फोरम फॉर सच कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, द अदर फोरम ऑफ आरडी and officer of the central government being alternative but restricted by the extent of quantum of punishment। The tribunal has the powers to compound all the offences irrespective of any pecuniary limit as evident from section 441। ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को जब इंटरप्रेट किया तो उन्होंने एक्चुअली में सेक्शन 441 को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, और उनको लगा कि हमारे पास 5 लाख रुपए से ऊपर के फाइन वाले मैटर्स के अंदर पावर नहीं है, इसलिए हमें इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। तो यहीं पे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो बीच में आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ द स्कीम एनविसाज्ड अंडर सेक्शन 441 देयर इज नो बार ऑन प्रिफरिंग, अब ये दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ऑन प्रिफरिंग अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग द सेम ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स बाय द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स, nor there do any bar on a joint application being preferred by a company along with its officers in default। तो अलग अलग साल में ऑफेंसेस किए हो और आप जॉइंट एप्लीकेशन दे रहे हैं कंपाउंडिंग के लिए, या कंपनी ने और उसके ऑफिसर्स ने दोनों ने जो है ऑफेंसेस किए हैं और वो दोनों जॉइंट एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। ठीक है, इट इज ट्राइट दैट प्रोसीजर्स आर डीम्ड टू बी परमिटेड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड। इन दिस कनेक्शन वी में रिफर द डिसीजन ऑफ अ गिवन केस लॉ। तो उस डिसीजन में भी ये चीज क्लैरिफाई हुई है, तो उसका रेफरेंस है, आपको अगर जरूरत पड़े तो आप वो केस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है फर्दर, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक बार ऑफ जॉइंडर ऑफ पार्टीज। हमने जॉइंडर मिस जॉइंडर के बारे में जनरल लॉ में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जॉइंडर है बिकॉज ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन या जॉइंडर है बिकॉज ऑफ द पार्टीज, तो चलेगा, कोई इशू वाली बात तो नहीं है। द प्रोविजन ऑफ कंपाउंडिंग vested with tribunal RD और officers of CG was earlier vested। अब ये earlier पे चलेगा, एक्चुअली में ये काम का नहीं है। उन्होंने बोला कि पहले क्या होता था पुराने एक्ट में 1956 में, हमें उस बात पे जाना ही नहीं, एग्जाम में भी नहीं जाना है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 441 का जो पूरा रेफरेंस था वो देख लिया है। अब आगे जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इस केस का सेकेंड हाफ है, एंड दैट इज रिगार्डिंग सेक्शन 451। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि सेक्शन 451 यहाँ पे क्या बोल रहा है।
तो सेक्शन 451 में ऐसे कुछ बोला है यहाँ पे, लैंग्वेज के साथ हम चलते हैं। इट रिलेट्स टू पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट एंड इट इज अट्रैक्टेड टू अ कंपनी और एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल ईदर विद अ फाइन और विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फ्रॉम द बेयर perusal of section 451 it is clear that where the same offense is committed for the second or subsequent occasion within a period of 3 years, then first point बोला है that the company and every officer thereof who is in default shall be punishable with twice the amount of fine for such offense in addition to any imprisonment provided for that offense। तो अगर सेकेंड टाइम आपने कंपनी ने या ऑफिसर ने अगर वही ऑफेंस कंटिन्यू किया या रिपीट किया, ऐसे बोल सकते हैं, तो जितना फाइन लगता है उस ऑफेंस को करने के लिए उसका डबल फाइन लगेगा और उस ऑफेंस को करने पे जो इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, एप्लीकेबल होंगे। इट इज सेटल्ड दैट अ कंपनी कैन नॉट बी imprisoned but if such company also commits an offense punishable with fine, in such case if such offense is committed for the second or subsequent occasion within a period of 3 years, then the company and every officer thereof who is in default shall be liable to pay twice the amount of fine। मतलब ये सेम प्रोविजन कंपनी पे भी है, नो डाउट। कंपनी का मैटर अगर होगा तो इन एडिशन टू एनी इम्प्रिजनमेंट, वो फ्रेज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज हम कंपनी को जेल नहीं भेज सकते, ये आपको मालूम है। ठीक है, दूसरा, ऑन द अदर हैंड इफ एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल either with fine or with imprisonment and the same offense is committed for the second or subsequent occasion within a period of 3 years, then that company and such officer thereof who is in default shall be punishable with twice the amount। वो हमने देखा। It is not necessary that the additional imprisonment will be automatically attracted in absence of any such additional punishment of imprisonment is prescribed under the substantive penal provisions of the act। मतलब अगर एडिशनल इम्प्रिजनमेंट के लिए बोला है तो ही वो इम्प्रिजनमेंट एप्लीकेबल होगी, अगर नहीं बोला है तो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं आएगा, सिर्फ फाइन का प्रोविजन आएगा और वो भी डबल। ठीक है, वो हमने देख लिया। इट कैन नॉट बी स्टेटेड दैट सेक्शन 451 इज नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 88। ये पैराग्राफ एक बार पूरा देख लेते हैं, फिर मैं आपको सेक्शन 88 पे लेके चलता हूँ। इफ सेक्शन 451 is made applicable to subsection 5 of section 88, it is clear that the company and every officer of a company who is in default of repeated default for the second or subsequent occasion within a period of 3 years is punishable with twice the amount of fine for such offense as prescribed under subsection 5 of section 88। In absence of any provision of imprisonment, it cannot be held that in terms of 451 the company and the officer thereof who is in default shall be punishable with twice the amount of fine for such offense in addition to imprisonment, even if not prescribed under the provisions of the company, cannot be imprisoned। वो सीधी बात है कि इम्प्रिजनमेंट की बात होगी नहीं, बात होगी तो सिर्फ फाइन को डबल करने की बात हो सकती है। अब ये सेक्शन 88 एग्जैक्टली है क्या, वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप MCA की वेबसाइट पे पढ़ें, बैरेक में देखें, सेक्शन 88 इज रिगार्डिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो उसमें सबसेक्शन 1 में बोला हुआ है कि हर कंपनी को मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, मेंबर रिसाइडिंग इन इंडिया, मेंबर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, ये सबका रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा उन्होंने बोला सबसेक्शन 2 में कि रजिस्टर के साथ साथ उसका इंडेक्स भी मेंटेन करना है। सबसेक्शन 3 में बोला है द रजिस्टर एंड द इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी अंडर सेक्शन 11 शैल बी डीम्ड टू बी द करस्पॉन्डिंग रजिस्टर। मतलब डीमैट वाले केस में जो रजिस्टर है वो डिपॉजिटरीज मेंटेन करेंगी। अ कंपनी में इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स कीप इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर, वो फॉरेन रजिस्टर वाला पार्ट है वो भी अलाउ किया गया है। सबसेक्शन 5 आ गया जिसकी बात हो रही थी, ये पेनल्टी वाला क्लॉज है। इफ अ कंपनी डज नॉट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स or debenture holders, security holders, or fails to maintain them in accordance with the provisions above, the company and every officer who is in default shall be punishable with a fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 3 lakh rupees, and where the failure is a continuing one, with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which the failure continues। तो अगर आप इस तरीके से फेलियर कंटिन्यू करते रहेंगे तो 50,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक का फाइन जो है
वो लग सकता है, ये उन्होंने बोला द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, दोनों को यहाँ पे कवर अप किया हुआ है और उनके ऊपर ये फाइन लगाया जाएगा। प्लस बोल रहे हैं कि 1000 रुपीज पर डे का फाइन भी एड ऑन होके लगता रहेगा। तो इतना प्रोविजन है। अब उसी 88 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 की बात यहाँ पे की थी कि 451 अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। तो एक बार अब उसको लिंक कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। इट कैन नॉट बी स्टेटेड दैट 451 इज नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ 88 सबसेक्शन 1। इसका मतलब 451 अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब वो डिफॉल्ट जो 88 सबसेक्शन 1 में रजिस्टर मेंटेन करने को बोला था, वो डिफॉल्ट अगर आपने 2 बार किया तो 88 सबसेक्शन 5 में जो पेनल्टी थी वो डबल होके लग सकती। तो जो 50,000 से 3 लाख बोला था वो डबल हो सकता है, जितना भी अमाउंट आएगा आप पे, और वो 1000 रुपीज पर डे का भी 2000 हो सकता है, पॉसिबल है। बट इम्प्रिजनमेंट का अगर वहां पे कोई प्रोविजन है ही नहीं तो फिर यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। At this stage, it is also to be determined as to what should be the meaning of same offence is committed for second or subsequent occasion within a period of 3 years. अब नया पंगा खड़ा किया क्लैरिफिकेशन के लिए कि बार बार बोल रहे हैं ना 3 साल के अंदर अगर सेकेंड टाइम आपने वही ऑफेंस रिपीट किया तो प्रॉब्लम है। तो ये 3 साल के अंदर मतलब कब से 3 साल और कैसे 3 साल गिनना है, अब उस पॉइंट के ऊपर ये टूट पड़े हैं और उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक काम करो, टेंशन मत लो, सीधा जाओ सेक्शन 441 में, उसके सब सेक्शन 2 में, और उसके पास एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, एनी सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस वॉज प्रीवियसली कंपाउंडेड शैल बी डीम्ड टू बी अ फर्स्ट ऑफेंस। मतलब पहला ऑफेंस जब किया था वो जब कंपाउंड हुआ था उस डेट से 3 साल, मतलब जिस दिन ऑफेंस किया था उससे 3 साल नहीं बोल रहे, जिस दिन वो कंपाउंड हुआ था ना वहां से 3 साल, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन है। द रीगर ऑफ द हायर पनिशमेंट एज कंटेम्पलेटेड अंडर 451 वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड। ओके, तो उसके बाद किया तो अट्रैक्ट नहीं होगा, उसके पहले तो हो सकता है। फ्रॉम द अफोरसेड प्रोविजन इट इज क्लियर दैट इफ अ कंपनी contravenes any of the provisions, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh and which may extend to 10 lakh rupees. Okay, with respect to every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with a fine which shall not be less than 25,000 rupees which may extend to 1 lakh rupees or with both. तो ये सेक्शन 451 का रेफरेंस है। ये 451 में जो प्रोविजंस है वो तो अपन ने वो 88 वाला जो रेफरेंस देखा वो तो एक एग्जांपल था कि 88 के रेफरेंस में जब बात करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। बट अगर हम 451 सेक्शन की बात करें तो जो लिमिट्स हैं वो इस तरीके से होंगी। तो वहां पे हम जो सेक्शन 88 का स्पेसिफिक केस देख रहे थे, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6। अगर आप चैप्टर 6 देखेंगे बैरेक में तो इट इज द ब्लॉक ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सेक्शन नंबर 77 से स्टार्ट होगी 87 तक जा रहा है, जस्ट बिफोर 88, ठीक है। तो वो जो पूरा ब्लॉक है रजिस्टर चार्ज को रजिस्टर करने वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव में भी, ये उसी की बात हो रही है। तो उस ब्लॉक के रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है और कंपाउंडिंग की बात होती है और वो उसके बाद सब्सिक्वेंटली वापस वो प्रोविजंस में कोई मिस्टेक रिपीट की गई है तो फिर ये 1 लाख से 10 लाख और 6 मंथ्स की जेल और 25,000 का फाइन जो 1 लाख तक जा सकता है, ये पूरा पैराग्राफ वहां पे एप्लीकेबल होगा। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना, अगर 88 का मैटर है और उसमें आप 451 लगाने जा रहे हो तो जो 88 में वैल्यूज थी ना 88 सबसेक्शन 5 में वो डबल हो जाएंगी। और अगर हम चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं सेक्शन 77 टू सेक्शन 87, तो उस ब्लॉक के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि ये लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी जो 451 में बोली है अगर सेकेंड या सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन होता है तो। और फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन की लिमिट वहां पे आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 86 में। आगे बढ़ते हैं। वी हैव हेल्ड दैट द कंपनी कैन नॉट बी इम्प्रिजन, वो तो हमें पता है, कर भी नहीं पाएंगे। द ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद बोथ एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 86। मैंने आपको बताया वेदर सच ऑफिसर इज टू बी इम्पोज्ड पनिशमेंट ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ विल डिपेंड on the basis of the gravity of the offense which can be decided only by the court of competent jurisdiction। वो तो implied है, कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि जो ऑफिसर है उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट देनी है, सिर्फ फाइन लगाना है या दोनों लगाना है, वो हमारा काम नहीं है। सच पावर हैविंग बीन गिवन डेलीगेटेड टू द कोर्ट इट कैन नॉट बी हेल्ड इन व्यू ऑफ सेक्शन 451 फॉर कमिटिंग द सेम ऑफेंस फॉर द सेकेंड और subsequent occasion within a period of 3 years
द ऑफिसर इज लायबल टू बी इम्प्रिजन. If such interpretation is given, then it will amount to taking away the power of competent court. जब स्पेशल कोर्ट है इसके लिए, NCLT है और वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे 451 अननेसेसरीली ज़बरदस्ती इम्पोज क्यों हो रहा है? तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है. टू डिसाइड वेदर इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी द ऑफिसर विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. देयरफॉर वी होल्ड दैट Tribunal is wrong in holding that if section 451 is read along with 441 subsection 6 for offences punishable with fine or imprisonment or only with fine or fine and imprisonment on repeated defaults committed within 3 years, the tribunal does not have jurisdiction to compound the offence. तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल का व्यू है, व्यू पॉइंट की बात हो रही है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ. Therefore we hold that the tribunal is wrong in holding that if section 451 read along with 441 subsection 6 on repeated defaults committed within 3 years, the tribunal does not have jurisdiction to compound the offence. तो ये जो उनका थॉट प्रोसेस था कि हमारे पास तो jurisdiction है ही नहीं, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है. उनके पास jurisdiction है और वो चाहें तो कंपाउंड कर सकते हैं ऑफेंस को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. A bare perusal of the provision makes it evident that 451 only provides that fine in case of any repeated defaults shall be twice the amount of fine in addition to or in alternative to any imprisonment for such default if prescribed under the relevant provisions of the Act 2013. It does not make the imprisonment mandatory. 451 सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि भाई जो भी फाइन वहां लगता है ना उसको डबल कर दो. इम्प्रिजनमेंट को कंपलसरी करने का 451 का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है. इम्प्रिजनमेंट वाला जो पॉइंट है वो कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा. 451 सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि भाई रिपीटेड डिफॉल्ट है 3 इयर्स के अंदर तो फाइन का अमाउंट डबल कर देना, बाकी और कुछ इंटरफियर वो नहीं कर रहा है. ये क्लैरिफिकेशन अब मिल रहा है. फॉर द रीजंस अफोरसेड वी होल्ड दैट ट्रिब्यूनल फेल्ड टू अप्रिशिएट सेक्शन 451. अच्छा, उसको अप्रिशिएट नहीं किया. वी फर्दर होल्ड दैट 451 ओनली प्रोवाइड्स विद फाइन इन केस ऑफ एनी रिपीटेड डिफॉल्ट्स. हाँ, वो हमने देख ही लिया. अच्छा, वो पॉइंट ऑलरेडी हो गया था, पूरा पैराग्राफ रिपीट कर दिया. सेकेंडली वाला पॉइंट था ऊपर. सेकेंडली द यूज ऑफ वर्ड एनी इन सेक्शन 451 इन द फ्रेज in addition to any imprisonment for that offence leaves discretion with the prosecuting court to punish the defaulter with imprisonment. Clear कर ही दिया है. Had the intention of the legislature been to make the imprisonment mandatory, it would not have used the word any. If the interpretation adopted by the tribunal is accepted, then it will amount to substituting the word in a penal provision which is impermissible in the law. तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात वापस वही आ रही है कि 451 आपको क्या बोल रहा है. 451 ये बोल रहा है कि भाई फाइन को डबल कर दो, इम्प्रिजनमेंट लगाना है कि नहीं लगाना है वो कोर्ट का मैटर है, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे. In view of the aforesaid findings, we set aside the order and remit the respective company petitions to the tribunal for decision on its merit, taking into consideration the offence committed by the company and its officers and the report of the registrar of companies. मतलब in short, ट्रिब्यूनल वो मैटर को जो है कंटिन्यू करके उसको फाइनलाइज कर सकते हैं. उनके पास सारे पावर्स हैं और जो कोर्ट के पास इम्प्रिजनमेंट का पावर है वो अपनी जगह है. यहाँ पे ट्रिब्यूनल को सिर्फ इतना बोला गया है 451 में कि उनको क्या करना है, जो फाइन वो लगा रहे हैं ना उसको ट्वाइस कर देना है, और कोई बात उन्होंने की नहीं है. ठीक है.